जंगल की शांति को चीरती हुई अचानक एक अजीब सी आवाज आई। राजमहल के पास स्थित उस घने जंगल में कभी ऐसा सन्नाटा नहीं छाया था। राजकुमारी शीलवती, जो रोज की तरह महल के बगीचे में फूल चुनने आई थी, आज अकेली थी। उसके साथ ना तो दासियां थीं, ना ही कोई सैनिक। बस एक छोटी सी किताब और उसका हारमोनियम था। शीलवती को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर निकल जाती और वहां बैठकर गीत गाया करती। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पंछी भी ठहर कर सुनते। लेकिन आज जैसे ही वह गाने लगी, एक तेज झोंका आया और उसके सामने जमीन फटने लगी। अचानक एक विशाल काले नाग ने प्रकट होकर उसे अपनी आंखों में बांध लिया। शीलवती डर से कांप उठी, लेकिन न जाने क्यों वह भाग नहीं सकी। उसकी आंखें उस सांप की आंखों में जैसे जड़ हो गई थीं। वो आंखें डरावनी नहीं थीं, बल्कि उनमें कोई दर्द था, कोई बेचैनी। एक पल में वह सांप अपनी पूंछ से एक घेरा बनाता है और शीलवती को उसमें समेट लेता है। वह चीखती है, मगर कोई सुन नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में वह जमीन के अंदर चली जाती है, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। राजमहल में हाहाकार मच जाता है। राजा की इकलौती बेटी ऐसे गायब हो जाए, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सैनिकों को जंगल की खाक छानने भेजा जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उधर शीलवती किसी अंधेरे और ठंडे स्थान पर आंखें खोलती है। चारों तरफ पत्थरों की दीवारें हैं, एक रहस्यमयी चमक से रोशन, और बीच में बैठा है वही नाग, अब एक इंसान के रूप में। वह लगभग 30 वर्ष का युवक है, परंतु उसकी आंखों में हजारों सालों का अनुभव दिखाई देता है। लंबे काले बाल, गहरे सांवले चेहरे पर नुकीली नाक और आंखों में वही पुराना दर्द। शीलवती डर से पीछे हटती है, पर उसकी आवाज धीमी हो जाती है। तुम कौन हो? उस युवक की आवाज गूंजती है। मैं वो हूं जिसे तुमने जन्मों पहले प्रेम किया था, पर समय और शाप ने हमें जुदा कर दिया। इस जन्म में तुम फिर मेरी हो, शीलवती, और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शीलवती सन्न रह जाती है। उसकी सांसें तेज हैं, मगर वह रो नहीं रही। उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण जाग रहा है। वह नहीं जानती कि डर ज्यादा है या किसी अनजाने बंधन की पहचान। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो डर और मोह, जन्म और पुनर्जन्म, सत्य और भ्रम के बीच बहती रहती है। शीलवती कुछ क्षण तक उस युवक को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह बोलना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, मगर होंठों से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। उस युवक ने धीरे से हाथ बढ़ाया और बोला, डरो मत शीलवती, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए यह सब नया है, पर मेरे लिए यह एक लंबा इंतजार है। शीलवती थोड़ा पीछे हटी, फिर बोली, तुम कह रहे हो कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? युवक ने एक धीमी सांस ली और बोला, क्योंकि तुम्हें ऐसा बनाया गया है। हर जन्म में तुम्हारी यादें मिटा दी जाती हैं, पर मुझे मुझे सब याद है। वो पहला स्पर्श, वो पहली मुस्कान, वो वादा कि तुम लौटोगी, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लगें। शीलवती ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर उसने इधर उधर देखा। दीवारें नागों के आकार की मूर्तियों से सजी थीं और हवा में एक हल्की सी सुगंध थी, कुछ जानी पहचानी सी, जैसे बचपन की कोई भूली बिसरी याद। यह जगह कौन सी है? उसने पूछा। यह नागलोक का प्रवेश द्वार है, युवक ने जवाब दिया। सिर्फ वही यहां आ सकता है जिसे नाग देवता की अनुमति हो। तुम अब इस लोक की रानी हो। शीलवती, वह चौंक गई। रानी? मैं किसी की रानी नहीं बनना चाहती। मुझे मेरे महल लौटना है। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। युवक की आंखों में हल्की पीड़ा चमकी, पर वह मुस्कुराया। तुम्हें सब मिलेगा, समय भी, उत्तर भी और रास्ता भी। पर पहले खुद को जानो। जो तुम सोचती हो कि हो, शायद तुम वो नहीं हो। तुम्हारा सच, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे सवालों से कहीं बड़ा है। शीलवती की आंखों में अब डर की जगह जिज्ञासा थी। वो जानना चाहती थी कि कौन थी वो, और क्यों उसकी ये अनजान सांसें इस नाग के पास आकर इतनी गहरी हो जाती हैं। उसी समय एक और द्वार खुलता है और अंदर एक वृद्ध नागिनी प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर सौम्यता है, लेकिन चाल में ठहराव। वो राजकुमारी की ओर देखती है, जैसे उसे पहचानती हो। आ गई तुम, वो धीमे स्वर में कहती है, जैसे हर बार आती हो। पर इस बार समय थोड़ा अलग है, बहुत कुछ बदलने वाला है। शीलवती अब पूरी तरह मौन थी,
पर उसके अंदर कुछ जाग रहा था, जैसे किसी पुराने गीत की धुन धीरे धीरे वापस याद आ रही हो, और उस धुन में कहीं उसका भविष्य बसा था। शीलवती धीरे धीरे उस वृद्ध नागिनी की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह कोई रहस्य जानती हो जो बाकी सबसे छिपा है। आप मुझे जानती हैं? शीलवती ने पहली बार थोड़े आत्मविश्वास के साथ पूछा। वृद्ध नागिनी धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कौन नहीं जानता राजकुमारी। जब तुम यहां नहीं होती तब भी तुम्हारा नाम इन दीवारों में गूंजता रहता है। नागलोक तुम्हें भूल नहीं पाया, क्योंकि तुम कभी इस लोक का हिस्सा थी और हो भी। शीलवती अब थोड़ा और करीब आई। उस युवक ने अब तक कोई बाधा नहीं डाली। वो बस शांत खड़ा था, जैसे जानता हो कि यह समय सिर्फ शीलवती का है, उसके प्रश्नों का है। कौन हूं मैं? शीलवती की आवाज में अब कशिश थी। और ये सब, ये जगह, ये बातें, ये सब सच है या कोई भ्रम? वृद्ध नागिनी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन स्पर्श में एक मां जैसी कोमलता थी। तुम्हारी आत्मा एक राजकुमारी की आत्मा नहीं है शीलवती। तुम सिर्फ इस जीवन की बेटी नहीं हो, तुम काल की एक रथु हो, नागों की रानी जो हर युग में लौटती है, प्रेम में, युद्ध में और अंत में सत्य के लिए। शीलवती की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ समझना चाह रही थी, पर हर बात एक नई उलझन पैदा कर रही थी। और फिर उस युवक ने धीरे से कहा, तुम्हें तुम्हारा सच याद दिलाने के लिए तुम्हें यहां लाना पड़ा, पर जब तुम तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। वो पिछला जन्म, वो आखिरी वादा और वो अधूरी कहानी। शीलवती ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था अब, सिर्फ सवाल थे, बहुत सारे सवाल। मुझे सब जानना है, उसने धीरे से कहा। अगर मेरा अतीत मुझसे जुड़ा है, अगर मैं कोई और थी, तो मुझे सब जानना है। लेकिन मेरे माता पिता, मेरा परिवार, उनकी रक्षा हो रही है, युवक ने कहा। तुम्हारे जाने से दुख जरूर हुआ है, पर तुम्हारा लौटना भी लिखा है। पर उससे पहले तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलना होगा। वृद्ध नागिनी अब एक मोमबत्ती के पीछे बनी गुफा की ओर इशारा करती है। चलो, वहां वो जल है जिसमें तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखेगा। पर याद रखना, जो दिखेगा वो बदल नहीं सकता। शीलवती कुछ पल तक शांत रही, फिर धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। शायद ये वही पल था जब कोई लड़की राजकुमारी से रानी बनती है। शीलवती गुफा की ओर बढ़ी तो हर दीवार से एक धीमी धीमी गूंज सुनाई दे रही थी, मानो कोई पुराने गीत की टूटती हुई धुन या किसी भूली हुई आवाज की परछाई। वहां हल्की नीली रोशनी थी जो किसी झांझ स्रोत से नहीं आ रही थी। गुफा के अंदर जैसे ही वो पहुंची, सामने एक गोल आकार की चट्टान पर पानी से भरा एक छोटा सा सरोवर था, एकदम स्थिर, बिना किसी हलचल के। पानी इतना साफ था कि उसमें शीलवती ने खुद को साफ देखा, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। वो चौंक गई। पानी में दिखने वाला चेहरा किसी रानी का था, भारी आभूषणों में सजी, आंखों में तेज और होठों पर हल्की मुस्कान, मगर साथ ही कहीं गहराई में एक छुपा हुआ दुख। ये ये मैं नहीं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वृद्ध नागिनी पीछे से बोली, ये तुम हो, वो तुम जो तुमने कभी जिया था, वो रूप जो तुम्हारे इस जन्म के पीछे छिपा है। ध्यान से देखो। शीलवती अब थोड़ा झुक गई और उस जल की ओर ध्यान से देखने लगी। उस पानी में अचानक लहरें उठने लगीं। धीरे धीरे उसमें एक दृश्य बनने लगा। एक विशाल महल था। उसके आंगन में एक युवती बैठी वीणा बजा रही थी। पास ही एक युवक खड़ा था, वही युवक जो आज सांप बनकर उसे ले आया था। लेकिन उस समय उसके माथे पर एक नाग का चिन्ह चमक रहा था और उसके चारों ओर लोग झुके हुए खड़े थे। ये क्या है? शीलवती की सांसें तेज हो गईं। ये सब कब हुआ? वृद्ध नागिनी ने गहरी सांस ली। सैकड़ों वर्ष पहले, जब नागलोक और मानवलोक एक दूसरे से जुड़े थे, तब प्रेम हुआ था तुम दोनों के बीच। पर यह प्रेम नियमों के विरुद्ध था। नागों को मनुष्यों से प्रेम करने की अनुमति नहीं थी। तुमने नियम तोड़े थे और उसकी सजा दोनों को मिली। सजा? शीलवती ने धीमे स्वर में पूछा। तुम्हें हर जन्म में सब कुछ भूल जाना पड़ा और उसे हर जन्म में तुम्हें फिर से खोजना पड़ा। वृद्धा की आवाज में पीड़ा थी। पर इस जन्म में समय कुछ और चाहता है, कुछ बदलने वाला है। यही कारण है कि उसने तुम्हें फिर पाया। पर इस बार तुम्हारे जागने की घड़ी पहले ही आ चुकी है। शीलवती अब कांप रही थी। तो वो सच था,
जब उसने कहा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, वृद्ध नागिनी ने कहा, और अब यह सिर्फ तुम्हारे अतीत की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य का निर्णय भी है। पानी फिर से स्थिर हो गया। उसमें अब केवल शीलवती की आंखें दिख रही थीं। आश्चर्य, भय और कहीं गहराई में एक अधूरी पहचान का संकेत। पीछे से वह युवक, जो अब इंसान के रूप में था, धीरे से उसके पास आया। अब तुम जानती हो, अब मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा, पर तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम उस कहानी को फिर से जीना चाहती हो या उसे वहीं छोड़ना चाहती हो जहां समय ने रोका था। शीलवती ने उसकी ओर देखा। लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर एक धीमा सा सवाल उसके होंठों पर आया, अगर मैं वहीं हूं तो तुमने अब तक मेरा इंतजार क्यों किया? उसके सवाल में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बीते प्रेम की थरथराहट थी। शीलवती का प्रश्न उस गुफा की हवा में तैरता रहा, जैसे वो सिर्फ उस युवक से नहीं, समय से पूछ रही हो। कुछ पलों की चुप्पी रही, फिर वो युवक हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब एक ठहराव नहीं, बल्कि कोई नई तैयारी थी। मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया शीलवती, उसने कहा। मैंने तुम्हें हर जन्म में खोजा, और कई बार मैं तुम्हें पाकर भी तुम्हें पहचान नहीं सका। पर इस बार कुछ अलग है। इस बार कोई तीसरी शक्ति हमारे बीच आ गई है। शीलवती की सांसें रुक सी गईं। तीसरी शक्ति? कौन? जिस क्षण मैंने तुम्हें इस लोक में प्रवेश दिलाया, युवक बोला, उस क्षण से कोई और भी जाग गया है। वो शक्ति जो नहीं चाहती कि तुम अपने अतीत को याद करो, जो नहीं चाहती कि तुम मुझे फिर से पहचानो, और अब वो तुम्हारे पीछे है। शीलवती ने झटके से पीछे देखा, जैसे कुछ अंधेरे में छिपा हो, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजरें उस वृद्ध नागिनी पर गईं, पर वह अब कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। मुझे अब वापस जाना होगा, है ना? शीलवती ने पूछा। युवक ने सिर हिलाया। हाँ, पर अब यह सिर्फ तुम्हारा महल नहीं रहा जहां तुम जा रही हो। वो शक्ति वहां पहुंच चुकी है, और तुम्हें वहां सिर्फ राजकुमारी बनकर नहीं, नागरूपा बनकर जाना होगा। शीलवती पीछे हट गई। नागरूपा? मैं एक इंसान हूं। मैं किसी नाग का रूप कैसे ले सकती हूं? वृद्ध नागिनी धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो जागे बिना तुम्हें इस युद्ध में नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि यह अब केवल प्रेम की परीक्षा नहीं है। यह दो लोगों के बीच संतुलन की लड़ाई है। तो मैं क्या करूं? शीलवती की आवाज में एक बेचैनी थी। मैं कौन सी राह चुनूं? वापस जाओ, युवक ने कहा, राजकुमारी बनकर, लेकिन उस नजर के साथ जो अब जाग चुकी है। जो तुम्हारे चारों ओर घट रहा है, उसे समझो। हर व्यक्ति, हर घटना अब इशारा करेगी कि कौन उस शक्ति के अधीन है। शीलवती ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक फैसला था। लेकिन उससे पहले उसने एक आखिरी बात पूछी, अगर मैं लौटूं और सब भूल जाऊं तो? युवक ने उसकी ओर बढ़कर धीरे से कहा, तब मैं फिर आऊंगा, जैसे हर बार आया हूं, पर इस बार मैं हारना नहीं चाहता। शीलवती ने सरोवर की ओर देखा, जिसमें अब जल के नीचे कोई गहरा प्रकाश चमक रहा था। शायद वही शक्ति थी जो अब उसके भीतर जागने को तैयार थी। शीलवती उस सरोवर की ओर एक बार फिर देखती है। पानी अब स्थिर नहीं रहा। उसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। वृद्ध नागिनी ने उसकी ओर एक कटोरा बढ़ाया, जिसमें वही जल भरा गया था। इसे ग्रहण करो, उसने कहा। यह सिर्फ जल नहीं, ये वह स्मृति है जो तुम्हारे भीतर के द्वार खोलेगी। पर ध्यान रहे, जो एक बार खुल गया, उसे फिर से बंद करना तुम्हारे वश में नहीं होगा। शीलवती ने कुछ पल उस कटोरे को देखा, फिर बिना एक शब्द कहे उसने उसे उठा लिया और एक ही सांस में पी गई। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई पुराना शंख बज उठा हो, जैसे समय खुद जाग उठा हो। शीलवती का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ दृश्य चमकने लगे। वो खुद एक सिंहासन पर बैठी है। उसके सामने नागों की विशाल सभा है, और वह आदेश दे रही है। फिर अचानक वह एक युद्ध के मैदान में है, और उसके सामने वही युवक घायल पड़ा है। उसके चारों ओर नागों की लाशें बिछी हैं। मैंने उसे बचाया था, शीलवती ने धीमे से कहा, जैसे कोई भूली बात होंठों से फिसल गई हो। मैंने सब कुछ त्याग दिया था उसके लिए। हाँ, वृद्ध नागिनी ने कहा, और उसी त्याग को समय ने छिपा दिया। लेकिन अब वह युग लौट आया है। शीलवती ने आंखें खोली। अब उसमें सिर्फ शांति नहीं थी, एक तेज था। मुझे लौटना होगा, उसने कहा।
लेकिन इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। मुझे ये समझना है कि वह तीसरी शक्ति कौन है जो मेरे अपने लोगों के बीच छिपी है। युवक ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की जगह एक डर सा था। अगर तुम गई, उसने कहा, तो वह शक्ति तुम्हें पहचान लेगी और फिर वह तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगी। शीलवती मुस्कुराई। तो शायद अब उसे भी डरना चाहिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ शीलवती नहीं रही। वृद्ध नागिनी ने पास रखे एक रेशमी वस्त्र को उसकी ओर बढ़ाया। ये नाग लक्ष्मी का वस्त्र है। जब तुम इसे पहनोगी, तुम न सिर्फ स्मृति में बल्कि शक्ति में भी जागृत हो जाओगी। मगर ध्यान रखना, इस रूप को सबके सामने प्रकट मत करना। सही समय आने दो। शीलवती ने वस्त्र को लिया। उसके मन में अब कोई झिझक नहीं थी। गुफा के बाहर एक सर्प उसे वापस ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। एक तेज गति वाला, रत्न से सजा हुआ, जो किसी आम जीव से अधिक किसी जादुई रथ जैसा प्रतीत होता था। शीलवती उस पर सवार हुई और गुफा की ओर अंतिम बार देखा। मैं फिर आऊंगी, उसने कहा, अगर जरूरत पड़ी, और तब सब कुछ बदल जाएगा। वो युवक बस एक बात बोला, हमारा प्रेम अब सिर्फ भावना नहीं रहा शीलवती, अब यह समय के विरुद्ध एक युद्ध है। और सर्प हवा में उठ गया, अंधेरे को चीरता हुआ, राजकुमारी को लेकर उस महल की ओर जहां उसकी नई परीक्षा इंतजार कर रही थी। आकाश में उड़ता वह दिव्य सर्प, जिस पर शीलवती सवार थी, चांदी की रेखा की तरह आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। नीचे विस्तृत वन, पहाड़ और गांव पीछे छूटते जा रहे थे। शीलावती की आंखें अब शांत नहीं थीं। वे खोजती थीं, पहचानती थीं और इंतजार करती थीं। महल दूर से दिखने लगा था, वही ऊंचे बुर्ज, वही सोने से दमकते गुंबद, लेकिन कुछ तो अलग था। सर्प धीरे धीरे उतरने लगा और जैसे ही वह महल के पिछवाड़े बने पुराने अमराई में उतरा, वहां एक घना सन्नाटा था। शीलवती चुपचाप नीचे उतरी और पहले से छिपाकर रखा अपना साधारण राजकुमारी वाला वस्त्र पहन लिया। नागलक्ष्मी का वस्त्र उसने एक थैली में बांध लिया और उसे अपने कमरे के गुप्त कोने में रखने का निश्चय किया। महल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सजीव दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। सेवक जब उसे देखकर झुके, तो उनके चेहरों पर वो आदर नहीं था जो पहले हुआ करता था। कुछ दबा हुआ डर, कुछ अनकही बातें तैर रही थीं। जैसे जैसे शीलवती अपने कक्ष की ओर बढ़ी, उसे लगा कि कुछ लोग उसे टुकुर टुकुर घूर रहे हैं, जैसे कोई अंदर की बात जान गए हों। कक्ष के भीतर उसकी सबसे भरोसेमंद दासी सुमित्रा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शीलवती ने द्वार खोला, सुमित्रा भागकर उसके पास आई और धीरे से कान में बोली, आप तो ठीक हैं? रानी मां तो सोच रही थीं कि आपको कोई अपशकुन निगल गया है। और इस बीच महल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। शीलवती ने धीरे से पूछा, कैसी घटनाएं? सुमित्रा चारों ओर देखकर फुसफुसाई, रानी मां अब हर रात किसी अनजाने व्यक्ति से मिलने जाती हैं और उनके कक्ष से अजीब धुआं निकलता है, जो किसी आम दीपक या धूप से नहीं आता। और और कुछ सैनिक अब उनकी आंखों में नहीं देखते, जैसे किसी सम्मोहन में हैं। शीलवती का चेहरा गहरा हो गया। तुमने उसे देखा है? उसने पूछा। नहीं, पर जब भी वो आता है, हवा ठंडी हो जाती है और पूरा महल जैसे रुक सा जाता है। शीलवती कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अब समझ में आ रहा है। वो तीसरी शक्ति कहां से उठ रही है। शायद वह महल के भीतर ही है, और शायद वो मेरी मां नहीं रही जो पहले थी। सुमित्रा सिहर गई। आपका क्या इरादा है? शीलवती ने धीमी आवाज में कहा। मुझे एक बार फिर से उसे देखना होगा, उस शक्ति को पहचानना होगा जो पर्दे के पीछे है। लेकिन मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैं उन सभी को ढूंढूंगी जो अभी भी अपने होश में हैं। उस रात शीलवती ने पहली बार महल की छत पर जाकर पूरी रात आकाश की ओर देखा, जैसे किसी संकेत की प्रतीक्षा में हो। नीचे किसी तहखाने में उसी समय एक परछाई रानी मां के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। महल की दीवारों पर टंगी मशालें मंद मंद जल रही थीं, जैसे खुद भी थक गई हों। लेकिन शीलवती की आंखों में नींद नहीं थी। उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था, जिसे वह सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से जीतना चाहती थी। उसने अपने कक्ष की खिड़की से देखा। महल के उत्तर पश्चिम में स्थित वह पुराना प्रांगण, जहां बचपन में उसकी मां तांत्रिक पूजा किया करती थी। वर्षों से बंद पड़ा वह हिस्सा अब एक बार फिर जीवंत लग रहा था। वहां धीमे धीमे लाल धुआं उठ रहा था। यही समय है, उसने सोचा। शीलवती ने धीरे से सुमित्रा को जगाया,
जो जमीन पर ही सो रही थी। सुमित्रा, वह फुसफुसाई, मुझे उस पुराने प्रांगण तक पहुंचना है, बिना किसी को बताए। सुमित्रा सहम गई। पर राजकुमारी, वहां कोई आता जाता नहीं, और जो जाता है लौटता नहीं। मैंने सुना है कि वहां कोई रात को गाता है, लेकिन वो इंसान नहीं है। शीलवती ने सुमित्रा की हथेली थाम ली। तुम बस द्वार खुला रखना और किसी को बताना मत। अब मैं वही नहीं जो पहले थी। शीलवती ने नागलक्ष्मी का वस्त्र नहीं पहना। वो अभी समय नहीं था। उसने एक साधारण काली ओढ़नी ओढ़ी और बिना आवाज किए महल के गलियारों में उतर गई। हर कदम के साथ उसकी सांसें धीमी और गहरी होती गईं। उसके पैरों के नीचे संगमरमर ठंडा लग रहा था, जैसे वहां कोई चेतना सो रही हो। वो जैसे ही उस पुराने प्रांगण के पास पहुंची, एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। गंध किसी पुराने लोहे, राख और चमेली के मिश्रण की। उसने दीवार के कोने से झांका। प्रांगण के मध्य रानी मां बैठी थीं, पर उनकी मुद्रा वो नहीं थी जो शीलवती जानती थी। उनके हाथों में काले धागों से बंधा एक लोटा था, और उनके चारों ओर 7 लाल रंग के दिए जल रहे थे, जिनसे निकलता धुआं आसमान की ओर नहीं, जमीन में समा रहा था। और ठीक उनके सामने खड़ा था एक परछाई जैसा पुरुष। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लंबी गर्दन, सांप जैसी त्वचा और बुझी हुई आंखें किसी आम इंसान की नहीं थीं। शीलवती ने सांस रोक ली। वो परछाई बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज हवा में नहीं, जहन में गूंज रही थी। राजकुमारी लौट आई है, अब उसका रूप लेना होगा, तभी वह मेरी बन सकेगी। रानी मां ने सिर झुकाया। मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी, जैसे तय हुआ था। लेकिन याद रखना, वह मेरी बेटी है। अब वह तुम्हारी नहीं, वह मेरी है, परछाई ने कहा। उसका जन्म तुम्हारे गर्भ से नहीं, मेरी छाया से हुआ है। शीलवती के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया पलट रही थी। शीलवती दीवार की ओट में खड़ी रही। उसकी धड़कनों की आवाज अब उसके कानों में किसी नगाड़े जैसी गूंज रही थी। उसका जन्म मेरी छाया से हुआ है। उस परछाई की बात बार बार उसके भीतर गूंज रही थी। क्या ये सच था? क्या वो जिसे मां मानती आई, जिसकी गोद में पली बढ़ी, वो केवल एक माध्यम थी? और अगर वो उस परछाई की छाया जन्मी थी, तो फिर वो खुद क्या थी? प्रांगण में अब सब कुछ शांत हो गया था। परछाई धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। रानी मां वहां कुछ देर तक बैठी रही, फिर उठकर एक संकरी सुरंग में चली गई, जो जमीन के भीतर उतरती थी। वो रास्ता जिसका अस्तित्व शीलवती ने कभी नहीं जाना था। शीलवती ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया। वह दबे पांव प्रांगण में पहुंची और उन दियों को देखने लगी जो अभी भी जल रहे थे। हर दिए के पास एक चांदी की पट्टी थी, जिस पर नाग लिपटे हुए थे, और बीचों बीच वह काले धागों वाला लोटा रखा था, जिसकी सतह अब भी गर्म थी। वह झुकी, उसे छूने ही वाली थी कि किसी अदृश्य ऊर्जा ने उसकी अंगुलियों को पीछे झटका दिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। अभी नहीं। आवाज कहीं से नहीं आई, पर शीलवती के भीतर किसी ने बोला। वह घबरा गई, पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजने लगी। शीलवती, क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? उसने हिम्मत कर जवाब दिया, हाँ। और उसी क्षण जमीन पर एक रेखा खींच गई, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसे खींचा हो। दिए बुझने लगे और उनके धुएं ने एक आकृति बनानी शुरू की। एक औरत, गर्भवती, अकेली एक सुनसान गुफा में बैठी है, और उसके सामने वही परछाई खड़ा है। ये तुम्हारी मां नहीं, बल्कि वह स्त्री है जो तुम्हें बचाने के लिए मारी गई। शीलवती की सांसें रुक गईं। वो छवि धुएं में ही धुंधली होने लगी थी, पर उसमें एक बात साफ थी। शीलवती का जन्म किसी शाही महल में नहीं, बल्कि किसी छिपी हुई जगह में हुआ था, और उसे छिपाकर इस महल में लाया गया। क्यों? शीलवती फुसफुसाई। मुझे क्यों छिपाया गया? मैं कौन हूं? आवाज फिर गूंजी। तुम अग्नि संयोग की संतान हो, नाग और मानव के मिलन से जन्मी वह शक्ति जो अब दोनों लोकों के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनी है। और इसलिए अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस ओर खड़ी हो। शीलवती की आंखें फैल गईं। अभी तक जिसे वो एक प्रेम कहानी समझ रही थी, वो शायद एक युद्ध का हिस्सा थी। एक ऐसा युद्ध जो उससे बहुत पहले शुरू हुआ था, और अब उसका केंद्र बन चुकी थी। उसने पीछे देखा। वो सुरंग अब भी खुली थी, जहां रानी मां गई थी। अब मुझे वहां जाना होगा, उसने मन में ठाना। मुझे सच्चाई खुद से देखनी होगी, उनसे नहीं सुननी जो मुझे अपनी कहती हैं।
और वह धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते में कदम रखने लगी, जहां शायद उसकी पहचान, उसका अतीत और उसका भविष्य सब कुछ उल्टा हो सकता था। शीलवती की आंखें अंधेरे में धीरे धीरे ढलने लगी थीं, लेकिन दिल की धड़कनों की रफ्तार वैसी ही तेज बनी हुई थी। सुरंग के भीतर न कोई मशाल थी, न कोई रोशनी का स्रोत, लेकिन दीवारों से आती ठंडी हवा जैसे उसे मार्ग दिखा रही थी। हर कुछ कदम पर जमीन की मिट्टी कुछ गर्म हो जाती, जैसे किसी प्राचीन शक्ति की सांसें वहां अब भी मौजूद हों। उसने दीवार को छूकर महसूस किया। दीवार पत्थर की नहीं थी, बल्कि नागों की केंचुली जैसी थी, जो समय के साथ कठोर होकर चट्टान बन चुकी थी। एकाएक उसके सामने एक चौड़ा कक्ष आ गया। बीच में एक बड़ा चक्र बना हुआ था, जिसमें अलग अलग प्रतीकों की आकृतियां उकेरी गई थीं। एक तरफ नाग, दूसरी तरफ अग्नि, तीसरी ओर कमल और चौथी तरफ एक स्त्री के गर्भ में अजीब रेखाएं। उस चक्र के ठीक सामने रानी मां खड़ी थीं। शीलवती के पैर वहीं जम गए। रानी मां ने पीठ मोड़े मोड़े कहा, तुम आ ही गई। आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, मानो वह जानती थी कि शीलवती पीछे खड़ी है। ये क्या है मां? शीलवती ने कहा। उसकी आवाज में कांपती आग थी। कौन हूं मैं? क्यों मुझसे इतना कुछ छिपाया गया? रानी मां ने धीरे से मुड़कर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन वो मां वाली ममता जैसे दूर हो चुकी थी। तू इस चक्र का हिस्सा है, उन्होंने कहा। तू वो संतान है जो 100 सालों में एक बार जन्म लेती है, नाग और मानव के संयोग से अग्निशक्ति की रक्षक बनकर। लेकिन तुझे तब जन्म लेना था जब दोनों लोकों का संतुलन बिगड़ने लगे, और अब समय आ गया है। शीलवती सिहर उठी। क्या मैं आधी नागिन हूं? नहीं, रानी मां बोली। तू कोई एक नहीं है। तू वो कड़ी है जो दोनों को जोड़ती है। तुझे ही तय करना है कि दोनों लोग जिएं या एक दूसरे को निगल जाएं। उस चक्र के किनारों पर अचानक रोशनी फैलने लगी, प्रतीक चमकने लगे और जमीन कांपने लगी। और तभी छाया की तरह किसी ने सुरंग में प्रवेश किया। शीलवती ने मुड़कर देखा, वही परछाई जैसा पुरुष, लेकिन अब उसका चेहरा आधा स्पष्ट था। उसकी आंखें गहरे नील थीं और गले में नागों की आकृति का हार था। राजकुमारी, उसने धीमे से कहा, अब तू मेरी नहीं, अपनी हो। तेरे निर्णय से तय होगा कि अग्नि संयोग का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। शीलवती अब कक्ष के बीचों बीच थी, उस चक्र के केंद्र में। चारों ओर हवा में मंत्र गूंजने लगे थे, और चक्र की लकीरें धीरे धीरे घूमने लगीं, जैसे कोई परीक्षा शुरू हो गई हो। शीलवती अब उस रहस्यमय चक्र के बिल्कुल केंद्र में खड़ी थी। चक्र की रेखाएं धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से घूम रही थीं, और हर घूमते हिस्से के साथ उसकी सांसें और गहरी होती जा रही थीं। उसे लग रहा था मानो जमीन उसके भीतर कुछ खोज रही हो, कुछ ऐसा जो शायद उसे खुद भी नहीं पता था। रानी मां और वह परछाई दोनों अब चुप थे, बस उनकी निगाहें शीलवती पर टिकी थीं। वो कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, ये परीक्षा उसके रक्त की थी, उसकी आत्मा की थी। चक्र अचानक रुक गया। नीचे जमीन से एक धुंधली नीली रोशनी निकली, और उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य बनने लगा। इस बार कोई स्वप्न नहीं, बल्कि एक जीवंत स्मृति जैसी चीज। शीलवती ने देखा एक गुफा, और गुफा के भीतर एक औरत, कमजोर, थकी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची थी, जिसके माथे पर जन्म के समय से ही सांप की तरह बनी एक नीली चमकती लकीर थी। उस औरत के सामने वही परछाई खड़ा था, पर इस बार वह शांत था। इस बच्ची को मत ले जाओ, औरत बोली। ये दोनों लोगों की आशा है। इसे प्रेम से पालो, डर से नहीं। परछाई कुछ नहीं बोला, बस धीरे से सिर झुकाया, और फिर वो स्मृति गायब हो गई। शीलवती का दिल कांप रहा था। वो मेरी असली मां थी, उसने फुसफुसाकर कहा। रानी मां ने सिर झुका लिया। हाँ, वह बोली, वो साध्वी थी, नागों की सच्ची आराधिका। तुम उसकी कोख से जन्मी थी, और मैं सिर्फ तुम्हें बचाने वाली बनी। उस दिन से, जब उसने अपनी आखिरी सांस ली, मैं जान गई थी ये संतान कोई साधारण नहीं है। शीलवती अब कुछ और जानना चाहती थी। परछाई की भूमिका क्या थी? क्या वो उसका पिता था? लेकिन तभी परछाई बोल पड़ा, मैं तेरा जनक नहीं, मैं तेरा रक्षक हूं। लेकिन तेरा प्रेम, तेरा साथी तुझे खोज रहा है। शीलवती चौंकी। कौन? जिसे तूने एक बार नाग के रूप में देखा था, जो तुझे बचा कर ले गया था। वो अब तक प्रतीक्षा कर रहा है।
क्योंकि जब तू इस चक्र में प्रवेश करेगी तभी उसकी बंद दुनिया का द्वार खुलेगा। शीलवती की सांसें गहरी हो गईं। उसके मन में अब सब कुछ उलझ चुका था, पर साथ ही एक खिंचाव भी था। कहीं कोई उसका इंतजार कर रहा था, कोई जो नाग था, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा। उसने चक्र में एक और कदम बढ़ाया। जमीन हिली। चक्र की रेखाएं अब तेजी से घूमने लगीं। हवा में एक तेज गूंज उठी और अचानक जमीन फट गई। चक्र के बीचों बीच एक काले कमल का फूल उगाया। उसके स्पर्श से पूरा कक्ष थम गया। शीलवती ने धीरे से उसे उठाया और तभी बहुत दूर किसी गुफा में एक युवा नाग की आंखें खुलीं। उसकी सांसों में शीलवती की खुशबू समा गई। उसने सिर उठाया और धीमे से फुसफुसाया, शीलवती। शीलवती ने उस काले कमल को अपने हाथ में थामा और जैसे ही उसकी उंगलियां उस फूल की नर्म पंखुड़ियों से स्पर्श करती गईं, वैसे वैसे पूरा चक्र शांत हो गया। हवा थम गई, रोशनी स्थिर हो गई और वक्त जैसे कुछ क्षणों के लिए रुक गया। रानी मां की आंखों से एक आंसू गिरा। अब तू पूरी हो गई है शीलवती, उन्होंने धीमे से कहा। अब तेरा निर्णय ही दोनों लोगों की दिशा तय करेगा। परछाई ने एक अंतिम बार उसकी ओर देखा, फिर हवा में विलीन हो गया, मानो उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। शीलवती ने आंखें बंद की और मन ही मन उस नाग को पुकारा जिसे उसने कभी सिर्फ एक रहस्य की तरह महसूस किया था। अब वह उसे पहचानती थी, न केवल एक प्रेम के रूप में, बल्कि अपने अस्तित्व के एक भाग के रूप में। बहुत दूर उस अंधेरी गुफा में नाग, जिसका नाम आरव था, अपने असली रूप में लौटा। आधे शरीर पर चांदी की शल्कें, आंखों में नील आग और दिल में वही पुकार जो शीलवती ने भेजी थी। अब समय आ गया है, उसने कहा। हमारा मिलन केवल प्रेम नहीं, एक संतुलन है, मनुष्य और नागलोक के बीच का सेतु। शीलवती के सामने जमीन पर एक उजला द्वार प्रकट हुआ, नागलोक का प्रवेश द्वार। वह धीरे धीरे उस द्वार में चली गई और जैसे ही उसने उसे पार किया, आरव सामने खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वो प्रेम जो जन्मों से अधूरा था, अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। नागलोक में सूर्य की जगह चंद्र ज्योति थी और धरती पर कमल की नदियां बहती थीं। वहां उनका स्वागत हुआ, न किसी भय से, न किसी संदेह से। नागों ने सिर झुकाकर कहा, स्वागत है हमारी रानी। शीलवती और आरव ने मिलकर नया युग शुरू किया, जहां नाग और मानव दोनों साथ जिए, एक दूसरे के अस्तित्व को समझें और प्रेम करें। उस दिन से राजकुमारी शीलवती सिर्फ एक नाम नहीं रही, वह बनी प्रेम और संतुलन की रानी, और आरव उसके संग चिरकाल तक उसका साथी। प्लस